नमस्कार दोस्तों, राधे राधे अनुसरमा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब हरिवंश राय बच्चन जी की रचना क्या भूलूं क्या याद करूं नामक आत्मकथा का वाचन कर रहे हैं, जो कि हमारे यूजीसी नेट में इकाई 10 में लगा हुआ है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग इसका वाचन करते हैं। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इसके कुछ पहले वाले भाग अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको शुरू से भूमिका के साथ हमने इसको पढ़ाया है, तो आप देखिए। उसके बाद इस क्लास को देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। चलिए, हम लोगों ने यहाँ से मतलब पढ़ना बंद किया था कि गंसी चाचा मनाकर उन्हें फिर बड़े घर में विवाह ले आए। ठीक है, इसके आगे का हम लोग अब पढ़ते हैं। जीवन उनका एक ढर्रे पर चलता था। सुबह उठकर वे गंगा नहाने चले जाते थे। गंगा नहाने गंसी चाचा भी जाते थे, पर किसी भक्ति भाव से नहीं। किसी ने उनको समझा दिया था कि गंगा नहाने से पेट ठीक रहता है। लटकर सूर्य देवता के सामने खड़े होकर वे कुछ बुदबुदाते थे और तुलसी की पत्ती और मिर्च चबाकर भोजन के लिए बैठ जाते थे। किसी और तरह की पूजा करते या मंदिर जाते मैंने उन्हें नहीं देखा था। कभी कभी सत्यनारायण की कथा सुनते थे। कृष्ण जन्माष्टमी पर झांकी लगाने सजाने का उन्हें शौक था। उनकी माता ने मथुरा के गोसाइयों से दीक्षा ली थी, जिनका मंदिर चक में लगे हुए महाजनी टोले में था, जिसे हम बचपन में कृष्ण भगवान का मंदिर नहीं बल्कि बड़की का मंदिर कहा करते थे, क्योंकि बड़की वहाँ नित्य प्रति जाती थी भगवान का चरणामृत लेने, जिसके बिना वे अन्न नहीं खोटती थी। भोजन करने के बाद मोहन चाचा अपने दफ्तर चले जाते थे, पैदल ही। कंसी चाचा के पास साइकिल थी। दफ्तर से लौटकर मोहन चाचा बाहर बरामदे में या गर्मियों में खुले मैदान में चारपाई पर मसनद लगाकर बैठते और हुक्का पीते। हुक्का पीने के 2-4 शौकीन रिश्तेदार आकर उनके पास बैठ जाते और गपशप करते। घर में कोई नौकर नहीं था। चिलम भरने का काम जगन्नाथ प्रसाद ने के पुत्र शिव प्रसाद करते। कभी कभी मैं भी करता। बड़े हुए तो उनके पुत्र ठाकुर प्रसाद करने लगे। हम को सिखलाया गया था, सआदतमंद की यही निशानी, दे बुजुर्ग को हुक्का पानी, है ना। यह क्या भूलूं क्या याद करूं नामक रचना की पंक्तियां हैं। हुक्का गंसी चाचा भी पीते थे, पर अपने बड़े भाई के सामने नहीं। बड़े भाई यह जानते थे और 2-4 कस खींच वे अपना मुंह फेर लेते थे और कोई हुक्का उठाकर गंसी चाचा के पास पहुंचा देता था, जो कहीं पीछे बैठे रहते थे। 1920 के आसपास यूनिवर्सिटी के दफ्तर में पदोन्नति के सिलसिले में मोहनलाल के साथ कुछ अन्याय हुआ। उनसे नीचे के किसी क्लार्क को उनके ऊपर कर दिया गया। बस इसी पर उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का जमाना था। उन्होंने घर के बरामदे में 2 करघे गड़वा दिए। 2 जुलाहे नौकर रख लिए। कुछ जुलाहिने और हाथ कते सूत से कपड़ा तैयार कराने लगे। घर की औरतों ने भी खर्चा हाथ में लिया। बाहर ताना लगवाने के लिए लंबा मैदान था। उन दिनों हम लड़कों ने भी कितना चरखा काता, कितना ताना लगाया, कितनी नरी भरी और कितनी बार करघे पर पाँव लटकाकर बैठने और शटल या ढरकी चलाने का अभ्यास किया। वह सब कितना रोचक, कौतूहलवर्धक और कितना कौतुकपूर्ण लगता था। साथ ही इस बात का गर्व भी होता था कि हम राष्ट्रीय आंदोलन के साथ हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। गांधी जी उन दिनों चरखा और खद्दर पर कितना जोर देते थे। जो चरखा काटता है वह स्वराज को नज़दीक लाता है, जो खद्दर पहनता है यह आज़ादी का सिपाही है। इस व्यवसाय के भावुकता पक्ष का आनंद तो सब उठा रहे थे, पर इसके आर्थिक पक्ष की वेदना केवल मोहनलाल को ही सहनी पड़ती होगी। जो कपड़ा तैयार होता था उसका बाजार मोहल्ले के कुछ परिवारों तक सीमित था। यूनिवर्सिटी के वेतन से जितने रुपए मिलते थे प्रति मास, उतने मुनाफे की कल्पना नहीं की जा सकती थी। मेरा तो ऐसा अनुमान है कि इस व्यवसाय में मोहनलाल को काफ़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ी और उसके परिवार ने काफ़ी कष्ट भी सहा। पर उन्होंने जो ताना बाना लगा दिया था उसमें वे 7-8 साल उलझे रहे, जब तक कि मकान ही सड़क में नहीं आ गया, जिससे इस व्यवसाय को चलाने के लिए स्थान की सारी सुविधा समाप्त हो गई। उनके लड़के की शिक्षा समाप्त नहीं हुई थी और अपने भाई की 1 लड़की और 2 अपनी लड़कियों की शादी करने के बाद भी
अपने 2 लड़कियों की शादी करनी थी। इस समय मकान के मुआवजे के रूप में कुछ रुपए हाथ में आना वरदान स्वरूप सिद्ध हुआ, पर वह राशि अधिक नहीं थी क्योंकि वह 3 हिस्सों में बँट गई थी। एक भाग गणेश प्रसाद को मिला, एक जगन्नाथ प्रसाद के पुत्र शिव प्रसाद को और एक मोहनलाल को। शिव प्रसाद ने, जिनका अब विवाह हो चुका था और जो मैट्रिकुलेशन पर अपनी शिक्षा समाप्त कर नौकरी चाकरी से लग गए थे, कटघर मोहल्ले में एक छोटा सा मकान बना लिया और वहीं वे अपनी विधवा माता और पत्नी के साथ रहने लगे। मोहनलाल और गणेश प्रसाद ने मोहल्ले में ही एक मकान किराए पर ले लिया। मोहनलाल के लिए आगे के कई वर्ष बड़ी मुसीबत के थे। उन्होंने अपनी एक लड़की की शादी कर दी, फिर उनकी वृद्धा माता बड़की भीषण रूप से बीमार पड़ी, जिनकी मोहनलाल ने बड़ी सेवा की पर भी बच न सकी। उनकी सबसे छोटी लड़की दीपावली पर दिए सजाते हुए जलकर मर गई। अच्छी बात केवल यह हुई कि उनके लड़के ठाकुर प्रसाद ने एमए कर लिया। हमारे परिवार में एमए तक पहुंचने वाले वे पहले व्यक्ति थे। ठीक है, तो ठाकुर प्रसाद पहले व्यक्ति थे जिनको एमए तक पहुंचा गया था। ठीक, पर नौकरी उन्हें जल्दी ना मिली। नया मकान बनाने की बात केवल गणेश प्रसाद सोच सकते थे। पैसा उन्हीं के पास था। जिंदगी में कोई बड़े खर्च उनके पास ऊपर न पड़े थे। पड़ोस में एक सरजू तेली का मकान था। उनके घर के अंदर कोल्हू लगा था। तो कहाँ कोल्हू लगा था? तो सरजू तेली की दुकान। ये वो गौड़ पात्र है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों। बाहर परचून की दुकान थी। सरजू अंधे थे, कोई बाल बच्चा भी न था। सरजू ने अपना मकान बेच दिया और अपने किसी संबंधी के यहाँ चले गए। रुपया पैसा सब उसी को दे दिया कि वह ता जिंदगी उनका भरण पोषण करे। यह मकान गणेश प्रसाद ने खरीद लिया और उसे तुड़वाकर 2 महला बड़ा पक्का मकान बनवाया। मोहनलाल ने यह आस लगाई थी कि जब मकान तैयार हो जाएगा तब गणेश प्रसाद उसे अपने भतीजे ठाकुर प्रसाद के नाम करा देंगे। उनके तो कोई संतान थी नहीं, पर जब उन्होंने ऐसा न करके मकान अपनी पत्नी के नाम रजिस्ट्री करा दिया तो मोहनलाल का क्रोध का पारावार न रहा। गणेश प्रसाद के बहुत कहने सुनने पर भी वे उस मकान में जाकर रहने को तैयार न हुए। इतना ही नहीं, उसी गुस्से और जिद में एक दिन वे घर से निकल गए, गंगा जी के किनारे एक कुटिया डाल ली और फकीरों की तरह रहने लगे। मोहल्ले वालों ने, नाते रिश्तेदारों ने, स्वयं गणेश प्रसाद और उनकी पत्नी ने बहुत विनती की, पर वे फिर न लौटे। वहीं कुछ मास पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। थोड़े दिन बाद उनकी पत्नी भी दिवंगत हो गई और ठाकुर प्रसाद, जो अब अकेले हो गए थे, अपने चाचा चाची के साथ रहने के लिए नए घर में आ गए। ठाकुर प्रसाद शिक्षा विभाग में ऊंचे पद पर हैं, विवाह हो गया है, कई बच्चे हैं, 2 एक काफ़ी बड़े हो गए हैं। वृद्धा चाची अभी 2 वर्ष हुए स्वर्ग सिधारी। जब तक जी अपने पति को याद करती रही और स्वाभिमान से कहती रही कि वो इतना कर गए हैं कि जब तक जीऊँ न हमका केहू के ड्योढ़ी पर जाए क पड़े, न केहू के आगे हाथ फैलावे क पड़े। यह तो बड़े घर की कथा हुई। मनसा की 6ठी पीढ़ी में मझले घर में एकमात्र मेरे पिता थे। छोटा घर सफरी में बसा रहा। मनसा की 6ठी पीढ़ी में यहाँ 2 भाई थे, छेदीलाल और शारदा प्रसाद। उनका सम्मिलित परिवार था। पास को जमीन थी जिस पर खेती होती थी। शिक्षा दोनों भाइयों की गांव और तहसील के मदरसे में हुई थी, मिडिल के आगे नहीं की गई थी। उम्र में दोनों भाइयों के अधिक अंतर न था। छेदीलाल 2-3 बरस बड़े होंगे। दोनों का कद मझोला था। छेदीलाल कुछ सांवले थे और उनके चेहरे पर माता के दाग थे। शारदा प्रसाद का गोल गेहुआ भरा भरा चेहरा था। शरीर उनका मोटा नहीं कहा जा सकता था, पर दुबला भी नहीं। दोनों की गांव के दूध घी पर पली, गांव की खुली हवा, धूप, वर्षा झेली, कसरत, मेहनत, मशक्कत से सधी काठी थी। दोनों भाइयों में परस्पर बड़ा प्रेम था। दोनों ही बड़े सरल और मिलनसार थे। कभी अकेले और कभी दोनों साथ इलाहाबाद शहर आया करते थे। प्रायः वे मंझले घर में ठहरते थे, पर बड़े घर में भी एक आध दिन खाना पीना होता था। विशेष आना उनका शादी ब्याह आदि अवसरों पर होता था। बोरो अनाज, गुड़, अचार, सिरका, फल, देखिए क्या क्या वो लाया करते थे। बोरो अनाज, गुड़, अचार, सिरका, फल, सब्जी, बर्तन, मिट्टी के बर्तन, पत्तल धोने और न जाने क्या क्या सामान वे बैलों पर लदवा कर लाते और हमारा घर पाट देते। सब तरह का भारी काम करने में वे सबसे आगे रहते। ये भारी चीज़ों को उठाना, धरना, पहुंचाना कुछ उनमें होता था।
उनके चेहरे मोहरे, उनकी बोल ठठोल में, उनकी चाल ढाल में, जो उन्हें शहर की बनावट नफासत से बिल्कुल अलग रखता था। कुछ अचरज से बड़ी हो गई सी उनकी आंखें, कुछ अजीब सा भोलापन जो कभी कभी भोलापन भी लगे, कुछ ऐसी विनम्रता जिस पर हीन भावना की भी छाप जैसे पड़ रही हो। फिर कुल मिलाकर कुछ ऐसा स्वस्थ। शारदा प्रसाद पटवारी का काम करते थे, पर इस बात को प्रयत्न पूर्वक छिपाया जाता था। इस पेशे के साथ कुछ ऐसी हीनता जुड़ी हुई थी कि कायस्थों के अच्छे परिवार पटवारियों के यहाँ अपनी लड़कियाँ देना पसंद नहीं करते थे। जो लड़के स्कूलों में पढ़ने लिखने में मन नहीं लगाते थे, उनसे मास्टर लोग अक्सर कहते थे, बच्चा पटवारीगिरी करोगे। पाँव में चमोदे जूते, गांव की धूली, कुछ मैल छहू धोती, बंद गले के कोट, 2 पल्ली टोपी और बाएं कंधे पर लाल गमछे में उनकी तस्वीर आज भी मेरी आंखों के सामने है। छेदीलाल की पोशाक भी प्रायः उन्होंने छोड़ दिया था। जैनी सेठ के परिवार से शारदा प्रसाद का पुश्तैनी संबंध बना हुआ था। पता नहीं गांव में वे उसका क्या काम करते थे, पर जब जैनी परिवार में ब्याह शादी होती थी तो उनकी ड्यूटी लगती थी और वे गांव से कुछ आदमी लेकर यहाँ आते और काम धाम में हाथ बटाते थे। मेरे लड़कपन में एक बार जैनी परिवार में कोई शादी हुई थी, बड़ी धूमधाम से। उन दिनों के समाज सुधार आंदोलन में नाच मुजरे आदि का विरोध किया जाता था, पर ऐसे अवसरों पर कुछ मनोरंजन की आवश्यकता अनिवार्य होती थी। जैनी परिवार ने एक पारसी, देखिए जैनी परिवार ने क्या बुलाया था, एक पारसी थिएट्रिकल कंपनी बुलवाई थी। ठीक है, महफिल के सामने स्टेज बनाया गया था। शारदा चाचा की बदौलत मुझे वहाँ नाटक देखने का अवसर मिला था। इंतजार और उत्सुकता की घड़ियाँ 3 बार घंटियों और फिर जोर के धड़ाके के साथ पर्दे का उठना मुझे अब तक याद है। गैस के हंडों की रोशनी, रंगीन पर्दे, अभिनेताओं की रंग बिरंगी चमकदार पोशाकें और उनकी मुहल्ला गुंजा देने वाली आवाज़ें मेरी स्मृतियों में ज्यों की त्यों बनी हैं। उस समय शायद ही मुझे पता लगा हो या मैंने जानने की कोशिश भी की हो कि यह कौन नाटक है, पर बाद को मैंने जो जाना समझा उससे अब लगता है कि वह किंग लियर की कथा पर आधारित रहा होगा या उसी का कोई बिगड़ा रूप। उस समय मेरे अधिक मनोरंजन की वस्तु थी वह कॉमिक की कथा। यह शब्द उस समय की भी प्रचलित हो गया था, जिसके दृश्य बीच बीच में आते थे और जिसका नायक था एक जोकर। उस कथा में प्रायः पश्चिमी सभ्यता से आई चीज़ों का मजाक उड़ाया गया था। जोकर का नाम जी टक था। जोकर का नाम क्या था? जी टक। ठीक है, और वह रंगमंच पर आता था तो महफिल भर में हंसी के फव्वारे छूटने लगते थे। शारदा चाचा हर साल दशहरे पर शहर का रामदल और रात की रोशनी दिखाने मुझे भी देखने भी आते थे। मुझे याद है वे मुझे कंधे पर बिठलाकर भीड़ को कैसे चीरते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे तक की चौक की रोशनी दिखा लाते थे। मेरे छोटे भाई को मेरे पिताजी संभालते थे। तो दोस्तों मैं आपको एक बार बता दूं कि इलाहाबाद का जो दशहरा है वो तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप सबको पता ही है कि शारदीय नवरात्र पे दशहरा लगता है और उसमें चौक में जो मेला लगता है वो झांकियाँ निकलती हैं। मैं भी इलाहाबाद की हूँ दोस्तों, तो ये सब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया है और बच्चन जी भी उन्हीं गलियों की जिक्र कर रहे हैं, तो मुझे अपनी यादें ताज़ा हो रही है। दोस्तों यह आत्मकथा बहुत ही अच्छी लगी मुझे पढ़ने में। अब आपको जैसी लगे आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, शारदा प्रसाद के 3 लड़के थे, जगत नारायण, रामचंद्र और काशी प्रसाद। तो शारदा प्रसाद के 3 बच्चे थे। जगत नारायण जब गांव की पढ़ाई खत्म कर शहर पढ़ने आए तो मेरे ही घर पर रहा करते थे, है ना। वे हाई स्कूल से आगे नहीं गए। आजकल प्रयाग नगर महापालिका में काम करते हैं। मैंने सुना है उन्होंने प्रयाग में ही जमुना के किनारे कहीं अपना मकान बना लिया है। रामचंद्र भी शहर में ही आ गए हैं। काशी प्रसाद गांव में ही रहकर खेती बाड़ी का काम देखते हैं। शारदा प्रसाद की मृत्यु हो चुकी है। शारदा प्रसाद घर बैठू आदमी थे। उनका प्रायः सारा जीवन अपने गांव में ही बीता। गांव से यदा कथा चलकर वे इलाहाबाद शहर में आते थे और फिर गांव को लौट जाते थे। रेल की सवारी शायद ही कभी उन्होंने अपने जीवन में की हो। शहर आने के लिए गांव से चलकर गंगा घाट पर आना होता था। वहां से नीवा घाट के लिए नावें चलती थी। नीवा घाट से शहर के लिए सड़कें थी। इक्के तांगे वहाँ मिल सकते थे, पर शारदा प्रसाद पैदल ही घर आते थे। उनके धूल से भरे चमोदे
इस की गवाही देते थे। एक बार लड़कपन में मैं भी नीवा घाट से गंगा पार कर उनके घर गया था। गांव की दृष्टि से संपन्न पर घर था। गाय भैंसे, कई जोड़ी बैलगाड़ी, एक छोटी सी घोड़ी जिस पर गद्देदार कपड़े की लाल जीन कसाकर सादा प्रसाद अपने पटवारी गिरी के काम पर जाते थे। पीछे खारुए के बस्ते में उनकी खाते खतौनी की बही सही लादे उनका कोई आसामी। छेदीलाल में लीक छोड़कर चलने, कुछ नया करने, कुछ जोखिम उठाने की प्रवृत्ति थी। तो किसमें थी यह? छेदीलाल में। इतना ही पूछ लेगा कि कुछ लीक छोड़कर चलने, कुछ नया करने, कुछ जोखिम उठाने की प्रवृत्ति किसमें थी, तो आपको पता होना चाहिए छेदीलाल में। और उनको प्रश्रय मिला था उनके छोटे भाई के गृह केंद्रित रहने से। उन्होंने कई तरह के व्यापार कारोबार किए। प्रथम विश्व युद्ध के दिनों में फौजी खेमों के लिए खूंटे सप्लाई करने का ठेका उन्हें किसी बड़े ठेकेदार के छोटे ठेकेदार के उप ठेकेदार के रूप में मिल गया था। वे गांव से लकड़ी मंगा लें और शहर में खूंटे गढ़ाकर सप्लाई करते। एक बार की मुझे याद है, उन्होंने एक गाड़ी खूंटे हमारे घर उतरवा दिए। रजक हो गए इतने खूंटे, यानी वे रिजेक्ट हो गए थे। फौज में किसी खास पैमाइश बनावट के खूंटों की दरकार थी और ये कुछ 19 पड़ते थे। बस रिजेक्ट कर दिए गए और हमारे यहाँ महीनों खूंटे जलाकर खाना बनाया जाता रहा। कुछ दिनों तक उन्होंने धूमनगंज में ईंट का भट्ठा भी चलाया। तो कहाँ चलाया? धूमनगंज में। फिर किसी समय एक पंजाबी दोस्त की साझेदारी में ठेकेदारी करते हुए अमृतसर पहुँच गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वे वहीं थे। लौट कर वे हमारे घर आए थे और उन्होंने एक संध्या को मार्शल लॉ का वे इसी तरह उच्चारण करते थे जो आंखों देखा रोमांचकारी वर्णन किया था, उसे सुनाकर हमारा परिवार स्तब्ध रह गया। अंग्रेजी सरकार के अमानुषिक अत्याचारों की कथा सुनाते सुनाते उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली थी और उनके मुंह पर माता के दाग के सारे गड्ढे भर गए। उस रात किसी से खाना नहीं खाया गया और रसोई उठा दी गई। अपने परिवार में उनसे अधिक भावुक व्यक्ति मैंने नहीं देखा था। मार्शल लॉ के दिनों का जैसा भीषण वर्णन उन्होंने किया था, उसकी छाया भी मुझे कई वर्षों बाद आधिकारिक रिपोर्ट में पढ़ने पर न मिली थी। उनके कथन में कुछ अतिशयोक्ति भी हो सकती है, पर अतिशयोक्ति करने के लिए बड़ी कल्पना शक्ति चाहिए जो उनमें शायद ही रही हो। अनुभूति का सत्य वस्तुगत सत्य से कहीं अधिक सजीव होता है। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, अनुभूति का सत्य व्यक्तिगत वस्तुगत सत्य से कहीं अधिक सजीव होता है। रिपोर्ट में वस्तुगत सत्य का था। उनके एकमात्र कन्या थी जिसका विवाह उन्होंने बड़े उत्साह से किया था। बाद को गांव में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी लड़की के लड़के हीरालाल ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। आजकल दिल्ली के सरकारी लॉ कमीशन में अनुवादक के रूप में काम करते हैं। साहित्य में उनकी रुचि है। अपनी कविताओं का एक संग्रह भी उन्होंने प्रकाशित किया। विचित्र है कि मनसा की सातवीं पीढ़ी उनके वंश में 7 ही लड़के थे। जगन्नाथ प्रसाद के पुत्र शिव प्रसाद और मेरे पिता प्रताप नारायण के 2 पुत्र। तो हरिवंश राय बच्चन के पिता का क्या नाम था? तो प्रताप नारायण मिश्र थे। ठीक है, प्रताप नारायण था। ठीक है, 2 पुत्र, मेरे छोटे भाई शालिग्राम और मैं। तो इनके 2 पुत्र थे। कौन? छोटे भाई का नाम शालिग्राम है और हरिवंश राय बच्चन जी, 2 भाई थे ये लोग। ठीक है, 1926-27 में जब हमारे मोहल्ले और घर के आसपास बड़े पैमाने पर पैमाइशें होने लगी और यह सुना जाने लगा कि हमारा मकान नई निकलने वाली सड़क में आ जाएगा, तो मनसा के तिलहर के गुरु महाराज की बात बार बार याद की गई कि उन्होंने केवल 7 पीढ़ी तक वहाँ हमारे रहने की बात कही थी। गुरु महाराज की जब सब बातें सच निकली तब यह झूठ कैसे होगी। इस विचार से सड़क निकलने का कोई विरोध नहीं किया गया और एक दिन जब इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की ओर से हमें नोटिस मिल गई कि फला तारीख तक मकान खाली कर दिया जाना चाहिए, तो हमने उस पूर्व निश्चित नियति के सामने सिर झुकाया और मोहल्ले में ही किराए के मकानों में चले गए, जिनके मिलने में उस समय कभी कठिनाई नहीं हुई। जिस जमीन पर हम पुश्त दर पुश्त रहते चले आए थे, उससे अलग होना बड़ा हृदय विदारक था। आखिरी रात को न कोई सो सका। उस घर से जुड़ी कितनी बातें, कितनी कहानियाँ दोहराई गई, कितने लोग जो उसमें रह चुके थे याद किए गए। कितनी बार घर की दरों दीवार पर घर के लोगों ने हसरत की नजरें डाली। कोई जगह ऐसी न रह गई जिस पर आंसू न गिरे हों। सुबह ही सुबह आकर म्यूनिसिपल बोर्ड के कर्मचारियों ने नलकों के कनेक्शन काट दिए और बड़के के मुंह से निकल गया कि अब इस धरती से हमारा दाना पानी रूठ गया है। बड़े घर वालों ने आंगन की थोड़ी सी मिट्टी खोद कर एक बर्तन में रख ली। हम लोगों ने अपने आंगन से खोदी।
सड़क निकालने में इस बात का ध्यान रखा गया था कि कोई मंदिर या धार्मिक स्थान बीच में न पड़े, क्योंकि उसे तोड़ने में लोगों की धार्मिक भावना को आघात पहुंचता और शायद ही सहन किया जाता। हमारे मकान के दक्षिण पश्चिम, तो इनके मकान के दक्षिण पश्चिम में के कोने में एक देवी मंदिर था और उत्तर पूर्व के कोने पर शिवालय। उन्हें नहीं छुआ गया। वे दोनों इधर आ रहा हो, तुम इधर आओ, इधर आओ। वे दोनों सड़क के आर पार एक दूसरे से कुछ बेड़े अब भी मौजूद हैं। सड़क पूरब पश्चिम बनी है, तो सड़क कहाँ बनी है? पूरब पश्चिम बनी है, ठीक है। पर इसी जगह उत्तर दक्षिण गलियों के जाने से चौरास्ता सा बन गया है। बीचों बीच चौतरफी बत्तियों का बिजली का खंभा गड़ा है। मेरे पिताजी बतलाते थे कि खंभा उसी जगह पर है जहाँ हमारी बैठक थी, हमारा पढ़ने लिखने का कमरा। एक दिन न जाने किस भावुकता में डूबे हुए शायद कवि रूप में मेरी यह किंचित ख्याति से अभिभूत होकर उन्हें कहा, जिस जगह रातों लैंप के सामने बैठकर तुमने विद्या अर्जित की थी, स्वाध्याय किया था, वहाँ किसी रात को अंधकार नहीं रहता। 4 बत्तियाँ हर निशा में जलती हैं और सदा जलती रहेंगी, तुम्हारी साधना के साक्षी के रूप में, और तुम्हारा श्रेयस चारों। इससे पूर्व कि वे अपनी बात पूरी करें, मैंने उनके मुंह पर हाथ रख दिया था। जीरो रोड से आते जाते अक्सर मेरी दृष्टि देवी मंदिर के और शिवालय पर पड़ी है और उपर्युक्त बिजली के खंभों पर भी। और वहाँ मैं थोड़ी देर को ठहर गया और मेरे बचपन से मेरे यौवन तक का सारा इतिहास मेरी आंखों के सामने से सर्र से गुजर गया है। जैसे सड़क पर जाते हुए कोई तेज मोटर, जैसे किसी लंबी तस्वीर की पूरी रील 2-4 मिनटों में ही बड़ी तेजी के साथ पर से गुजार दी गई हो और अनेक रंगों, रूपों, ध्वनियों, घटनाओं, भावनाओं से मस्तिष्क की सिरा झंझना उठी हो। क्या कभी सुबीते से बैठकर सुधियों की इस रील को क्षण इच्छित गति से सीधा उल्टा चलाकर रोककर जिए हुए को फिर जीकर नहीं जिए हुए को फिर जीना असंभव भी है? जिए हुए को अधिक व्यापकता से, अधिक गंभीरता से, अधिक सघनता से, अर्थात कला में, सृजन में जी कर इन रूप, रंगों, ध्वनियों, घटनाओं, भावनाओं में से कुछ को पकड़ा जा सकता है। वही प्रयास यह लेखन है। जब मैं अपनी सुधियों की रील को उल्टा घुमाना शुरू करता हूँ, और अब मैं अक्सर ऐसा करता हूँ, शायद यह निकटतर आती हुई वृद्धावस्था की निशानी भी है। जवानी में आदमी अपने सपनों की रील को सीधी घुमाता है, इस जिज्ञासा से कि आगे और आगे क्या आने को है, क्या होने को है। तो वह जाकर ठहरती है राधा पर। राधा का नाम सुनते ही शायद हमारे मन की आंखों के सामने 2 तरह की तस्वीरें खड़ी हो जाती हैं। एक तो ठस्से वाली उस राधा की जिनको नचवाने के लिए 9 मन तेल इकट्ठा करना होता है, और दूसरी भव बाधा हरने वाली उस राधा की जा तन की छाई पड़े श्याम। ये वाला देखिए, पंक्तियाँ इम्पोर्टेंट है ना। जा तन की छाई पड़े श्याम हरित बुद्धि होए, रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेंद्र बिंबा नना वाली राधा तो जन्मते ही हिंदी पाठ्यक्रमों की कोठरी में कैद हो गई। मैंने BA में उस राधा का अध्ययन किया था। अंग्रेजी के माध्यम से मैं जिस राधा की चर्चा करने जा रहा हूँ, वे इन तीनों से निराली असंभावना, कल्पना और कविता की राधा से भिन्न हाड़ मांस की राधा। वे थी मेरे पिता के पिता के पिता की पुत्री, मेरे पिता के पिता के पिता की पुत्री। मेरे जन्म के समय 20 कम 100 बरस की बूढ़ों की बुआ, अधेड़ों की बुआ दादी, बच्चों की बुआ परदादी, सन से बालों वाली, सन जैसे मतलब खिचड़ी, सन जैसे बालों वाली, सफ़ेद, बिल्कुल सन कैसा होता है? सफ़ेद होता है ना, जिससे अपन वो रस्सी बनाते हैं, वो सन की बात यहाँ पे हुई है। झुर्री भरे गालों वाले। बहुत कोशिश करने पर भी याद नहीं पड़ता कि मैंने किसी को उनका नाम लेकर उनके बारे में ये कहते या सुनते उन्हें संबोधित करते सुना हो। बड़ों का नाम लेना उस समय बड़ी बदतमीजी समझी जाती थी, और उनके चारों ओर सभी उनसे छोटे थे, पर नाम उनका जग जाहिर था। कारण यह था कि अपनी वृद्धावस्था में पहुंचकर राधा ने तृतीय पुरुष में बोलना आरंभ कर दिया था। कहना तो चाहिए तृतीय स्त्री में। हमारी सभ्यता पुरुष प्रधान है। इसे कोई व्याकरण से सिद्ध करना चाहे तो एक सबूत यहाँ है। वे कहती, राधा से कौना के घर के छिपी नाय है। ये बात राधा के मन के नाय भय आदि याद तो मुझे उस समय की क्या होगी,
पर कुछ उन्हीं के बताने पर, कुछ औरों के सुनने के आधार पर मैं कल्पना करने का प्रयत्न करता हूँ कि जन्म के बाद मैं शौर्य में खाट पर चितलेटा हुआ हूँ। जगत पर विस्मित चितवन डालता और वयोवृद्धा राधा अपने पिता से 5वीं पीढ़ी के पहले पूत का मुँह, 5वीं पीढ़ी देखिए, पिता के 5वीं पीढ़ी थी, ठीक है, जब हरिवंशराय बच्चन जी का जन्म हुआ। मुँह देखने के लिए चवन्नी भर सोने की प्रतीकात्मक सीढ़ी पर अंगूठा रखकर मेरे ऊपर झुकी हुई है। उन्होंने मुझे आंख गड़ा कर देखा है और गदगद कंठ से उद्घोषित किया है, बेटवा तो साफ है अपने आजा पर पड़ा है, जिए अमर होए। और फिर उन्होंने अपना जोड़ा बटोरा सारा रुपया पैसा मेरे ऊपर वार कर बांट दिया। उस दिन की स्मृति भले ही ना हो, पर आत्मचेतना के पहले दिन की तो है ही। या हो सकता है कि मैंने आपको केवल यह विश्वास दिला दिया कि मेरी स्मृति पर जो पहली छाप पड़ी वह थी इस नार पुरातन के मुख की रुई के गोलों की तरह सफ़ेद बालों से घिरा, झुर्रियों से भरा, ममत्व से भरा। राधा की मृत्यु कितनी अवस्था में हुई थी आप नोट कर लीजिएगा। राधा की मृत्यु 95 वर्ष की अवस्था में हुई। बच्चा किस अवस्था में स्मृतियों को समझाना शुरू कर देता है मैं निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता। शायद मनोवैज्ञानिकों की राय है कि इसके लिए कोई रूढ़ नियम नहीं है। कुछ बच्चे बहुत छोटी अवस्था तक ही बातें याद रखते हैं, कुछ बड़ी अवस्था तक की बातें भूल जाते हैं। इस देश में तो पूर्व जन्म की बातें याद रखने वाले बच्चों की चर्चा भी अक्सर पत्रों में आती रहती है। अतिशयोक्ति न समझी जाएगी अगर मैं कहूँ कि 4-5 बरस की अवस्था से मेरी स्मृति सजग रही है। इस प्रकार मैंने राधा के जीवन के अंतिम 10 वर्षों को देखा और उसमें मुझे उनसे जो कुछ सुनने को मिला उसे सहेजा भी। उनकी पीठ पर चढ़कर घूमने की याद तो मुझे नहीं, पर उनकी उंगली पकड़कर चलने की और इलाहाबाद के उन गली रास्तों की भी जिनमें होकर वे मुझे ले जाती थी मुझे याद बनी है। राधा निरक्षर थी, पर स्वयं उनकी स्मृति कितनी सजग, समृद्ध और सुस्पष्ट थी। कितना उन्होंने सुना, देखा, भोगा, झेला और संजो रखा था, और हर विषय पर उनकी प्रतिक्रियाएं कितनी अलग, सुनिश्चित और निर्भीक होती थी, इसे सोचकर आज मैं आश्चर्यचकित हो उठता हूँ। राधा अपने जमाने में साधारण स्त्रियों से कद में लंबी लगती हूँ। स्त्रियों से कद में लंबी हूँ। वृद्धावस्था में उनकी कमर कुछ झुक गई थी। दोहरी तो उनकी कमर जीवन के अंतिम वर्षों में भी नहीं हुई। अलबत्ता मरने से पूर्व वे लगभग 1 वर्ष बीमार रही हैं। मरने से पहले वो 1 वर्ष तक बीमार थी, लेकिन झुकी नहीं थी कमर, जैसे लोगों की कमर बूढ़े में झुक जाती है ना, झुक के चलती। उनका शरीर इकहरा था, चेहरा लमछर, आँखों की पुतलियाँ उनकी नीली थी और रंग अवश्य ही उनका पहले काफ़ी गोरा रहा होगा। वृद्धावस्था में सांवली उन्हें किसी तरह नहीं कहा जा सकता था। माथे और चेहरे पर उनके बेहद लकीरें थी जो उनके शरीर के संघर्ष की कहानी कहती थी। पर मुझे संदेह नहीं कि राधा की गिनती कभी सुंदरियों में होती होगी। उनका राधा नाम उनके रूप के अनुरूप ही लगता होगा, पर पिलपिली वाली राधा नहीं, कसी गठी वाली। सुख नाम की चीज़ शायद उन्होंने अपने बचपन में ही जानी थी। 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ फूलपुर तहसील के रामापुर गांव के एक संभ्रांत जमींदार परिवार में। 16 वर्ष की अवस्था में उनके एक कन्या हुई। 17 वर्ष की उम्र में उनके पति का देहांत। देखिए इनकी शादी कितने साल में हो गई थी? 15 साल में। और कहाँ हुई थी? तो रामापुर के संभ्रांत जमींदार परिवार में, ठीक है। और 16 वर्ष की अवस्था में उनको क्या हो गया? एक बेटी हुई। और 17 वर्ष की अवस्था में उनके पति का देहांत हो गया, ठीक है। उन दिनों के प्रचलित कुप्रथा के अनुसार हिंदू परिवार में विधवा की जैसी उपेक्षा दुर्दशा की जाती थी, उससे उबकर एक रात वे अपनी कन्या को लेकर चुपचाप घर से निकल पड़ी। बताती थी कि निकली तो थी वे कुएं में कूदने के विचार से, पर न बेटी को कुएं में ढकेलने की हिम्मत पड़ी और न बेटी को छोड़कर खुद कुएं में कूदने की। रात भर चलकर वे दूसरे दिन अपने भाई के दरवाजे पर आकर खड़ी हुई। पिता की मृत्यु उनके लड़कपन में ही हो गई थी। भाई ने ही उनका पालन पोषण और विवाह किया था। अपनी सुंदर और दुलारी बहन की दीन दशा देखकर उनका हृदय करुणा से भर आया। उनके ससुराल वालों के प्रति क्रोध से उनके होठ फड़फड़ाने लगे। बहन ने भाई का पांव पकड़कर कसम खाई कि अब वह कभी भी रामापुर की ओर आंख उठाकर न देखेगी। भाई ने बहन के सिर पर हाथ रखकर प्रतिज्ञा की कि अब वे कभी राधा को रामपुर न जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस प्रण का पालन हमारी 3 पीढ़ियों तक किया गया।
राधा के यही भाई, देखिए इनके भाई क्या नाम था, मिट्ठू लाल, मेरे पर बात है, ठीक है। मिट्ठू लाल 6 फुटे जवान थे, 6 फुटे कितने, 6 फुटिया। शरीर उनका इस्पात था, कसरत का उन्हें शौक था, लाठी और तलवार चलाने में भी पारंगत। उनके पास कई तलवारें कटारे भी थी, घोड़े की सवारी करते थे, बाज पाले हुए थे। मैंने अपने लड़कपन में उनके घोड़े की काठी की रकाबें देखी थी। राधा अपनी वृद्धावस्था में जब उन रकाबों को देखती थी तब उनसे हाथ लगाकर अपना माया छूती थी। इन ही रिकाबन पर भैया पाँव रखत रहे, स्वभाव से बड़े ही क्रोधी थे। बाहर के लोग उन्हें जाबिर और जल्लाद तक कहते थे। मशहूर था कि उनके पेशाब का चिराग जलता था, उनके हुक्म पर सीख खड़ी होती थी। परंतु अपनी बहन के साथ मिट्ठूलाल अत्यंत कोमल थे, साथ बिठलाकर खिलाते थे, राधे कहकर पुकारते थे, और जब उन्हें क्रोध आता था तब केवल राधा उनके सामने जाने का साहस कर सकती थी, उन्हें शांत करती थी। हम आपन आंचल के मुँह पर फेर देई और ऊ मुस्काए दे। मिट्ठूलाल के घर में राधा का पाँव पड़ना बहुत सुख हुआ। थोड़े दिन बाद ही वे कंपनी सरकार में शहर के नायब कोतवाल या कोतवाल के नायब हो गए। मेरे लड़कपन में मोहल्ले के बड़े बूढ़े उन्हें नायब साहब के नाम से ही याद करते थे। पुलिस की नौकरी उनके गुण स्वभाव के अनुरूप ही थी। कानून और अधिकार की अनभिज्ञता के उस जमाने में बल प्रयोग, जोर जबरदस्ती से ही बहुत से मामलों का निपटान किया जाता होगा। नायब साहब अपने दमू रूप और आतंकपूर्ण गुणों के कारण सफल अधिकारी सिद्ध हुए होंगे। चोर डाकू बदमाशों से उनकी मुठभेड़ और विजय के न जाने कितने किस्से राधा ने मुझे सुनाए होंगे। भाई के नायब हो जाने से राधा ने व्यक्तिगत रूप से भी बड़ा बल संचय किया। ससुराल वालों का सारा डर उनके मन से निकल गया। उन्होंने राधा को वापस बुलाने का प्रस्ताव कभी न रखा। उल्टे वे फसल के दिनों में आम, बड़हल, कटहल, भुट्टे, बाजरे की बालें, मटर की छीमी आदि भेजा करते थे। ससुराल में ब्याह शादियाँ हुई, मौतें हुई, न्योते हुए आए, खबरें आई, राधा ने अपनी कसम न तोड़ी। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आपको इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। आपको हमारी यह कक्षा कैसी लगती है कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे दोस्तों।